नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो शिक्षण कौशल का टॉपिक था, उसको स्टार्ट कर दिया गया है और कई लोगों का इतना कमेंट आ रहा था कि हमें मजबूरन इस जो एक्स रीड की बुक है इसके शिक्षण कौशल वाले पार्ट को स्टार्ट करना पड़ा। तो आप लोगों के कहने पर हमने स्टार्ट कर दिया। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज हम पहला सेगमेंट पढ़ेंगे शिक्षण कौशल, और शिक्षण कौशल के अंतर्गत जितने टॉपिक आते हैं उस टॉपिकों को एक एक वीडियो कर पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो एक वीडियो मतलब एक टॉपिक की वीडियो होगी, फिर जैसे टॉपिक खत्म होगा उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम स्टार्ट कर देंगे। मतलब जो क्वेश्चन उसमें दिया गया है वही स्टार्ट करेंगे, अलग से नहीं। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको बता दूं कि शिक्षण कौशल से प्राइमरी सुपर टेट में 10 नंबर का प्रश्न बनता है, आपको पता ही होगा। उसमें से ये जितने टॉपिक दिए गए हैं, इस टॉपिक का आज हमारा पहला सेशन है और शिक्षण की विधियां एवं कौशल की बात आज के टॉपिक में किया जाएगा। तो चलिए दोस्त, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक आज हमारा शिक्षण कौशल, और शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है शिक्षण की विधियां एवं कौशल। तो चलिए सीधे हम पॉइंट पर अपने चलते हैं। ऑलरेडी अगर शिक्षण की बात करें तो शिक्षण एक तौर तरीका होता है। आप समझिएगा, शिक्षण एक तौर तरीका होता है, मतलब एक सिखाने की प्रक्रिया होती है शिक्षण में। और वो प्रक्रिया जब आप किसी व्यक्ति के सामने प्रदर्शित करते हैं तो वो एक कौशल का रूप धारण कर लेती है और उसी को शिक्षण कौशल कहा जाता है। जैसे शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता, वही शिक्षण कौशल कहा जाता है। इसका आशय शिक्षक द्वारा शिक्षा देते समय अपनाए जाने वाले, मतलब जो आप शिक्षण दे रहे हैं और जो भी हाव भाव अपना रहे हैं, कभी तेज बोल रहे हैं, कभी धीरे, कभी उच्च स्वर में, कभी ऐसे चीज़ों को आप प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे बच्चे आकर्षित होते हैं आपकी आवाज़ों के प्रति। तो उसी को उसी तौर तरीके, उसी हाव भाव और उसी विधि कार्यकलापों के द्वारा व्यवहार का जो तौर तरीका होता है लाते हैं, वही शिक्षण कौशल कहलाता है। आगे चलते हैं। और शिक्षण के 3 पहलू का ज्ञान, जैसे भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक। भावनात्मक हार्ट से संबंधित, ज्ञानात्मक संज्ञान से संबंधित और क्रियात्मक एक अभ्यास या तरीका हो जाता है, उससे संबंधित जब आप कराने में शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है। मतलब इन चीज़ों का ज्ञान आपको कराने में उन्हीं शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसको शिक्षण विधि कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस ढंग से शिक्षक विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करता है उसी को शिक्षण विधि कहा जाता है। जैसे शिक्षण के विविध सिद्धांत हैं जिनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। देखिए, पहला कर के सिद्धांत। अब कर के सिद्धांत में क्या बताऊं, ये सब आप पढ़े होंगे यूपी टेट में, सी टेट जब आप पढ़े होंगे तो इस चीज़ को पढ़े होंगे, करके सीखने का सिद्धांत। अगर इन पूरी चीज़ों की व्याख्या मैं करता चलूँ तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि शिक्षण करके सीखने का सिद्धांत एक है, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और नियोजन चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत और जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। और भी सिद्धांत है, आवृत्ति, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत। तो यहाँ से ऐसे प्रश्न बनता है, जैसे कोई बात दे देता है कि जैसे कि निरंतर का सिद्धांत, तो निरंतर का मतलब किसी चीज को सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, तो एक निरंतर का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, 2 व्यक्तियों का एक जैसा ना होना। तो ये सब चीजें बातें इस चीज में होती है। यहाँ से ऑलरेडी प्रश्न वो बनते हैं, जैसे आपसे प्रश्न ये दे देगा कि इसमें से कौन सा शिक्षण सूत्र है और कौन सा इसमें से शिक्षण सिद्धांत है, ये छांटने की चीजें कभी कभी दे देता है प्रश्न को। तो ऐसे प्रश्न सिर्फ यहाँ से बन सकते हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान में बस आप रखिएगा। अब आ जाते हैं शिक्षण सूत्र। एक ये भी तरीका होता है, ये छोटे पार्ट से संबंधित होता है, मतलब कि एक पॉइंट से संबंधित होता है उस चीज़ को ज्ञान रखने के लिए। ऑलरेडी जब ये सब मैथ में ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। जैसे आप समझिएगा,
सरल से कठिन की तरफ। तो वैसे चीज़ों को बच्चों को पहले बताइए जो सरल हो, फिर धीरे धीरे कठिन चीज़ों को बताते चलिए। उसी तरह ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, और अनुभव से युक्ति की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। ये सब क्या हो जाते हैं, ये शिक्षण सूत्र हो जाते हैं। एक तरीका भी ये भी होता है, शिक्षण सूत्र होता है, लेकिन ये एक भाग से संबंधित होते हैं। लेकिन शिक्षण सिद्धांत पूरे जो नहीं कहते कि पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं शिक्षण सिद्धांत, लेकिन ये शिक्षण सूत्र जो है उस पूरे पाठ्यक्रम के एक एक पाठ होते हैं ना, उससे ये संबंधित होते हैं शिक्षण सूत्र। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से कैसे प्रश्न बनेगा। जैसे एक प्रश्न बनता है यहाँ से कि संपूर्ण से अंश की ओर, ये किसका शिक्षण सूत्र है, तो गेस्टालवादियों का ये शिक्षण सूत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से। स्थूल मतलब होता क्या है कि बड़ी चीजें होती है, पहले बड़ी चीजों का बताया जाता है, फिर छोटे छोटे चीजों को बताया जाता है। अनिश्चित मतलब जो निश्चित नहीं है, फिर उसके बाद निश्चित चीज़ों के बारे में उनको ज्ञान कराया जाता है। तो ये शिक्षण सूत्र ये चीज़ें हो जाती हैं। अगर आपको इन चीज़ों की डिटेल में वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं एक अलग से शिक्षण सूत्र का एक एक करके वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये चीज़ आपको पता ही होगा, आप पहले पढ़कर आ चुके होंगे। अब चलते हैं आगे और प्रमुख शिक्षण विधियां और उनके जनक कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे देखिए आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। निगमन विधि के भी जनक अरस्तु हैं। आगमन में पहले उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, फिर नियम प्रस्तुत किया जाता है। उसी तरह निगमन में पहले नियम और फिर उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है, इसका विपरीत होता है। अगला पॉइंट प्रश्नोत्तर या सुक्राती विधि, इसको सुक्रातिस के जनक हैं। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक जनक हैं। खेल विधि कार्लवेल कुक, आधुनिक खेल विधि के जनक कार्लवेल कुक हैं, ध्यान रखिएगा ये चीज को। हर्बर्ट हैं। और आप पढ़े होंगे कि हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली किसने दिया था, तो हर्बर्ट स्पेंसर नामक व्यक्ति ने इन्होंने दिया था। किंडरगार्टन विधि फ्रॉबेल है। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी है। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग, जिसको खोज विधि भी कहा जाता है। गौरी विधि एडवर्ड है। और आगे हैं वेनेटिका विधि, तो डॉक्टर कार्ल्ट वाशवर्न जी हैं। और डेक्रोली विधि डेक्रोली और संवाद विधि को ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। प्लेटो हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बुनियादी शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी जी संबंधित है इससे। और शब्द साचार्य को युंग जी शब्द है, मतलब शब्द साचार्य विधि के जनक कौन है, तो युंग महोदय हैं। लेकिन अगर वहीं पूछे 100 शब्द में पूछ देगा तब युंग पर जाइएगा। अगर 73 शब्दों में पूछता है तो गाल्टन पर आप जाइएगा। शब्द साचार्य विधि 75 शब्दों में, तो गाल्टन पर आप जाइएगा। और सीएटी विधि जो, तो लियोवोल्ड ब्लैक नामक व्यक्ति हैं, यह व्यक्तित्व मापन की एक विधि है। ठीक है, याद रखिएगा। सीएटी चाइल्ड एप्रेशन टेस्ट इसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये एक व्यक्तित्व मापन की विधि के अंतर्गत ये आता है। तो ये कुछ विधियां थी। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें दिए गए हैं जो मैंने आपको पहले जब इस बुक की व्याख्या किया था तो पूरी चीजें मैं आपको बताया था कि इसमें क्या क्या दिए गए थे। तो चलिए अब सीधे चलते हैं, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट को कवर करते हैं। जैसे संवाद विधि, अभी हमने बताया कि प्लेटो इसके जनक हैं। यह इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक है। रिपब्लिक या द पब्लिक भी इसको कहते हैं, कहीं कहीं रिपब्लिक लिखा रहता है, कहीं कहीं द पब्लिक। तो याद रखिएगा द पब्लिक के लेखक कौन है, तो प्लेटो हैं। और यह संवाद विधि के जनक है। संवाद का मतलब एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन किया जाता है, बातें किया जाता है, उसी को संवाद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। खेल विधि कार्लवेल कुक जनक है खेल विधि के। और ध्यान रखिएगा खेल विधि के माध्यम से कौन शिक्षा देता है, तो वह फ्रॉबेल महोदय किंडरगार्टन पद्धति वह अपनाया जाता है। आगे उसकी बात किया जाएगा। शोध विधि का प्रतिपादन जर्मनी के प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। खोज विधि के यही हैं, ह्यूरिस्टिक विधि के यही हैं, शोध विधि के भी यही हैं, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों को। योजना प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है, तो यह अमेरिकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक जॉन डीवी जी हैं, जिन्होंने 1859 से 1952 तक इनका विचार, मतलब कि इनका जो समय था ये था, और इनका विचारधारा पर ये आधारित थी प्रोजेक्ट विधि। इसको विकसित करने का श्रेय
किलपैट्रिक महोदय जी को जाता है। तो दिया तो जॉन डीवी था, लेकिन इसको विकसित फैलाने का कार्य किलपैट्रिक महोदय जी ने किया था। अगला पॉइंट, स्टीवेंस ने कहा कि योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। तो ये परिभाषा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। स्टीवेंस महोदय जी का है कि योजना एक समस्या मूलक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थिति में पूरा किया जाता है। आगे चलते हैं और अगला हमारा पॉइंट है कि अमेरिका में डाल्टन नामक स्थान पर 1912 से 1915 ई के बीच कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट ने शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की जिसे डाल्टन योजना कहा जाता है। इसका प्रयोग कक्षा में शिक्षण संबंधी कमियों को दूर करने में किया जाता है। तो बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि डाल्टन विधि के जनक कौन है, तो हेलेन पार्कहर्स्ट जी हैं। आगे चलते हैं और अब आ जाते हैं महात्मा गांधी के बुनियादी शिक्षा से। महात्मा गांधी का समय 1869 में इनका जन्म हुआ था, 1948 तक ये थे, मतलब इनका समय था। और इन्होंने वर्धा योजना, जिसको बेसिक शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, तालीम शिक्षा भी कह सकते हैं, कई नामे हैं इसके, बुनियादी शिक्षा, तालीम शिक्षा, बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, वर्धा नामक स्थान पर किया गया था, तो वर्धा योजना भी कहा जाता है उसको। ये कई नाम से इनके जो प्रतिपादित किए थे, तो उसके कई नाम कहे जाते हैं। जैसे आप चीज़ों को समझिएगा कि अपने ढंग की एक शिक्षण विधि है। गांधी जी ने देश की स्थिति को देखते हुए शिक्षा में हाथ के काम, इसी को देखिए, बुनियादी शिक्षा का मतलब खुद के द्वारा वो उसमें इन्वॉल्व हुआ रहता है, व्यक्ति खुद के द्वारा, व्यवहार के द्वारा उसमें कार्य करता है। तो हाथ के काम को प्राथमिकता दी, यानी हस्तपरक शिक्षा की बात कौन करता है, ये प्रश्न बना हुआ है सीटेट में, तो याद रखिएगा। हस्तपरक शिक्षा की बात कौन करता है, तो महात्मा गांधी करते हैं। या करके सीखने पर बल सबसे ज्यादा कौन सा विधि देता है, तो वो बुनियादी शिक्षा प्रतिमान देता है। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। ये 3H की शिक्षा की बात करते हैं, हार्ड, हैंड, हार्ट और हैंड से संबंधित होता है। मस्तिष्क, हार्ट मतलब मस्तिष्क एक, और एक हार्ट ये दिल जिसको कहते हैं, और एक हैंड हाथ से संबंधित होता है। इनको 3 शिक्षा। इनका मानना था कि ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। और एक इनसे रिलेटेड और प्रश्न पूछता है कि शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए, किसने कहा था? इंपोर्टेंट पॉइंट है, शिक्षा को बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए, ये बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे, हम मारिया मांटेसरी वाली बात करते हैं। तो देखिए, मांटेसरी विधि के जनक डॉक्टर मारिया मांटेसरी, इनका समय ये है, जन्म हुए हैं इतने में 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जिनका मूल स्थान इटली है, मतलब ये मूल निवासी जो इटली में की थी मारिया मांटेसरी, और भारत में आकर इन्होंने बस गई थी। इनके मतानुसार शिक्षा कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों द्वारा दिया जाता है। इनका मानना था कि जो शिक्षा है वह कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से दिया जाना चाहिए। अब देखिए, 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, तो उसके माध्यम से, जैसे आप अगर इनकी शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्याज के बारे में बच्चों को बताना है, तो बच्चों को खुद सूंघा कर उसके बारे में बताइए ना कि वो प्याज है, उसकी महक से उसको बताइए। तो इनके द्वारा, मतलब कि ज्ञान इंद्रियों द्वारा शिक्षा, ज्ञान प्रदान करना, ये मानती थी मारिया मांटेसरी। तो याद रखिएगा मारिया मांटेसरी। और इनसे ज़्यादा यही बातें पूछता है कि कौन इंद्रिय द्वारा शिक्षा की वकालत करती हैं। सीटेट में भी ये पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट में पूछा गया है कि इंद्रियों द्वारा शिक्षा की वकालत कौन करते हैं, तो मारिया मांटेसरी जी करती हैं। ध्यान रखिएगा, 3R की बात भी वही करती है, ये भी ध्यान रखिएगा। रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक, 3R की बात वही करती है, याद रखिएगा। मारिया मांटेसरी पूछता है प्रश्न कि 3R की शिक्षा की बात कौन करता है, तो मारिया मांटेसरी जी करती है। अब आगे चलते हैं और किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल, इनका भी समय यही है, याद रखिएगा, महोदय हैं। और किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। किंडरगार्टन का अर्थ क्या होता है कि बच्चों का उद्यान, यानी बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक। पूछा गया प्रश्न, मैं एक चीज बता रहा हूं, बालोद्यान पद्धति के प्रवर्तक कौन है, तो फ्रॉबेल महोदय हैं, ध्यान रखिएगा। ये खेल खेल में बच्चों को शिक्षा की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, खेल खेल में शिक्षा की बात कौन करता है, तो फ्रॉबेल महोदय
किंडरगार्टन पद्धति इनकी बात करती है। आगे चलते हैं, आगमन विधि और निगमन विधि के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु का समय इतना है और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पेरियोइटिकस और पॉलिटिक्स, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पेरियोइटिकस और पॉलिटिक्स इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। और एक काफ़ी पूछा जाता है स्टेटमेंट है इनका कि स्वच्छ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है। ये अरस्तु का जो स्टेटमेंट है काफ़ी पूछा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं, पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करते समय करने के लिए एक विधि निगमनात्मक विधि होती है। इसमें छात्रों को कोई सामान्य सिद्धांत यानी नियम बताकर उसकी जांच या प्रतिपुष्टि के लिए अनेक उदाहरण दिए जाते हैं। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि नियम पहले प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके बाद उदाहरण बाद में प्रस्तुत किया जाता है निगमनात्मक विधि में। जनक अरस्तु ही है, तो ध्यान रखिएगा। यह विधि सामान्य से विशेष की ओर, अब देखिए कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा निगमात्मक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि दे दिया कि विधि सामान्य से विशेष की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर और नियम से उदाहरण की ओर। तो इसमें से 3 तो होगा और एक आगमन विधि के अंतर्गत वाले जो पॉइंट होते हैं, सूत्र होते हैं, वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, काफ़ी पूछा जाता है ये प्रश्न और इसमें ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। तो याद रखिएगा कि निगमात्मक विधि के अंतर्गत कौन आएगा, तो सामान्य से, सामान्य क्या चीज़ होता है, नियम होता है। सूक्ष्म भी छोटे चीज़ होते हैं, फिर बड़े चीज़ पर ले जा रहा है। और प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, जो आपके खुद अनुभव द्वारा सीखते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न ऐसे बने हुए हैं। आगे चलते हैं और देखिए यहाँ पर आगमन विधि के बारे में भी दे दिया है कि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों या घटनाओं के निरीक्षण, विश्लेषण, सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में उदाहरण बताकर नियम निकलवाए या बताए जाते हैं। और इसके अंतर्गत कौन से सूत्र आएंगे, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अगर ज्ञात से अज्ञात की ओर पूछे तो आगमन में जाइएगा, अगर अज्ञात से ज्ञात की ओर पूछे तो निगमन में चले जाइएगा। यही इसका उल्टा होता है। देखिए यहाँ विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमनात्मक में सामान्य से विशिष्ट की तरफ दिया गया था। जैसे ऊपर मैं आपको दिखाई देता हूँ, ऊपर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि यहाँ पर यह सामान्य से विशेष या विशिष्ट की ओर दिया गया है। तो ऐसे इसमें अंतर पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा आप लोगों के लिए। अब आगे चलते हैं और आगे काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पाठ्य में उपस्थित, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए। पाठ्य वस्तु को उपस्थिति करने का ढंग ऐसा है कि पहले अवयव का ज्ञान देकर तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। उसे संश्लेषण विधि कहते हैं। संश्लेषण विधि का मतलब ये होता है कि पहले संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना, सीधे शब्दों में समझिए, संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना। ये गेस्टाल्टवादियों के विधि के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि किसी चीज को, पूरे चीज को इकट्ठा कर लीजिए, फिर उसके एक एक पार्ट को बताइए, वही संश्लेषण विधि हो जाता है। जैसे आप कहते हैं कि पूर्ण से अंश की ओर, तो उसके अंतर्गत संश्लेषण विधि आ जाती है। जैसे हिंदी पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। तो संश्लेषण का अर्थ होकर जोड़ना या मिलाना, इसी को कहते हैं। इस विधि में अवयवों का ज्ञान कराकर फिर से मिलाकर पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, सॉरी हमने आपको उल्टा बता दिया था। संश्लेषण विधि में देखिए यहाँ पर थोड़ा अंतर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। संश्लेषण विधि में क्या होता है कि इकट्ठा करना होता है, चीज़ों को जोड़ना होता है। जैसे कि कमल को आप यहाँ पर छोटे छोटे वर्ण जोड़े गए हैं, मतलब क और प्लस अ प्लस म प्लस ल प्लस अ, ऐसे जोड़कर एक पूर्ण चीज़ का ज्ञान आपको कराया गया है। तो छोटे छोटे चीज़ों को जोड़कर एक मतलब कि अंश से पूर्ण की तरफ संश्लेषण विधि में जाते हैं और विश्लेषण विधि में पूर्ण से अंश की तरफ आया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मैंने गलती से बता दिया, ध्यान नहीं दिया इस पर। पहले वाक्य सिखाकर तब शब्दों और अंकों के वर्ण सिखाए जाते हैं। मतलब अब कमल को यहाँ पर क्या किया गया है कि तोड़ दिया गया है, अब तोड़ कर सिखाया जा रहा है। यानी कि पहले कमल बताया गया, फिर उसके बाद उसको तोड़ कर बताया जा रहा है। तो विश्लेषण विधि में किसी चीज़ को
पूरा पहले बताया जाएगा, फिर उसके एक एक अंश को तोड़कर बताया जाता है। और एक पॉइंट इसका इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें पूर्ण से अंश की ओर चला जाता है, इसमें पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, बन सकता है प्रश्न ये। अब अगला पॉइंट, वस्तु विधि में बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु पर दृष्टि पड़ते ही हमें उसका सामान्य परिचय मिल जाता है, अतः मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन माना जाता है। मतलब वस्तुओं को पहले, मतलब वस्तु जो होती हैं बच्चों के आसपास की जो चीज़ें होती हैं पहले उनके सामने प्रदर्शित किया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे उनके बारे में जब वो ज्ञान हो जाता है तो वह एक मूर्त वस्तु हो जाती है और वही वस्तु विधि के अंतर्गत आ जाती है। तो इतना समझिएगा, वस्तुओं का प्रदर्शन बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से इसमें किया जाता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकराती। देखिए, प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं, इसके जनक कौन है तो सुकरात है, इसीलिए सुकराती विधि कहते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं और उनके उत्तरों के आधार पर उसी के प्रश्न करते करते अपेक्षित उत्तर निकलवा लिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों का जब उस प्रति ज्ञान नहीं होता है तो धीरे धीरे उस टॉपिक का उसको प्रश्न पूछते पूछते ज्ञान करा दिया जाता है। आगे चलते हैं और अगला पॉइंट है करके सीखना, अर्थात स्वानुभव द्वारा प्राप्त करना, यानी कि खुद उस कार्य को कर कर जो अनुभव प्राप्त किया जाता है उसको स्वानुभव कहते हैं और उसी को करके सीखना कहते हैं। आजकल का सर्वाधिक व्यापक शिक्षण सिद्धांत यही सिद्धांत है। बाल मनोविज्ञान के विकास ने यह सिद्ध कर दिया है कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है न अध्यापक, बल्कि शिक्षा का केंद्र बालक होता है, यानी कि वो खुद करके सीखेगा तब उसको ज़्यादा ज्ञान मिलता है। ये मनोविज्ञान ने सिद्ध किया है। अब मनोविज्ञान किसकी शिक्षा की वकालत करती है तो बाल्य शिक्षा की वकालत करती है, प्रजातांत्रिक शिक्षा की वकालत करती है, ध्यान रखिएगा। अतः शिक्षण तभी सार्थक है जब बालक के अनुभव में वृद्धि होगी, अनुभव में वृद्धि होगी वही हम करके सीखने कहते हैं। डॉक्टर मेस का कथन, ये डॉक्टर मेस का कथन है, ध्यान रखिएगा, ये कथन हम करके सीखते हैं, डॉक्टर मेस का ये कथन है। आगे चलते हैं और हर्बर्ट से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर्बर्ट के अनुसार शिक्षण का प्रमुख कार्य विचारों, तथ्य, सूचनाओं को शिक्षार्थियों तक पहुंचाना होता है। स्किनर के अनुसार शिक्षण पूर्वबलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। कई बार पूछा गया है ये डिफिनेशन, तो याद रखिएगा आकस्मिक शब्द को ध्यान बस रखिएगा, उसके बाद स्किनर पर चले जाइएगा। इनका समय जो 1904 से 1994 में है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत इन्हें नहीं दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहता है कि बालक क्रिया करता है उसके बाद उसको उद्दीपक मिलता है। जिस तरह चूहा जो है पहले क्रिया करता था और तब उसको जाकर उसको उद्दीपक मिलता था, तो वही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये ऑलरेडी थर्नडाई के सिद्धांत का विपरीत सिद्धांत दिए हैं, तो थर्नडाई के सिद्धांत का विरोध करते हुए खुद का सिद्धांत इन्होंने दिया है, उलट दिया है उनके सिद्धांत ही को। बटन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन तथा प्रोत्साहन होता है। बिक्के पासी का काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है। बिक्के पासी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न किया गया संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह होता है। तो ये थे हमारे आज के पहला टॉपिक शिक्षण की विधियां एवं सिद्धांत। हमने उस एक्स रीड वाली बुक का आज हमने पहला टॉपिक खत्म कर दिया। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे उसको कवर किया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।